नमस्कार दोस्तों। हरिंदर क्लासेज में साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं महेश जादौन। थोड़ा सा अभी की क्लास में आपको नेट की प्रॉब्लम आई। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम 4-5 दिन से ये क्लास ले रहे हैं, जिससे आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सके। और कोई टेंशन करो मत भाई, आपसे क्लियर रूप से सर ने भी बोला है, जिस दिन ऐप आ जाएगा, ऐप आने के बाद आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी ऐप पर। कुछ लोग कल के मैंने कमेंट देखे, मेरा थोड़ा सा विश्वास रहता है चलती क्लास में मैं थोड़ा कम कमेंट देखता हूँ, इसलिए कल के कमेंट मैंने जब देखे तो लोग कह रहे थे सर आप नोट्स नहीं लिखवाओगे। सब कुछ कराया जाएगा भाई, अगर लिखवाना ही नहीं था तो आने का मतलब ही क्या था। तो हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर के। अभी तो आपको केवल ये देखना है, इस क्लास में समझना है भाई। अरे समझने में क्या, एग्जाम है, आप ये सोच के देखो, इस समझने में कोई आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए, और एक क्वेश्चन आपको पता है एग्जाम में सिलेक्शन को रोक देता है या करा देता है। ये आप इस क्लास को जो 4-5 दिन का हम जो डेमो ले रहे हैं, इसको इस तरीके से देखो कि ये जब टॉपिक कंप्लीट हो तो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उनसे आपको ज्यादा मैटर मिला है या नहीं मिला है। आप एक एक दिन की क्लास से ये डिसाइड मत करिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। कुछ लोग सोच रहे थे सर कल डायग्राम नहीं है, अरे चिंता क्यों करते हो, डायग्राम तो आपके 2 दिन तक डायग्राम ही चलेगा आज से आपको, और एक एक चीज आपको पता चलेंगी। मगर आप कभी क्या सोचते हो, आप पीछे की चीज को पहले ले आते हो, वो नहीं करना है भाई। मैं आपसे इस बात को देखो, एक बात सुनो, आप वो पढ़ना चाहते हो जो आपको आता है, आप वो पढ़ना नहीं चाहते जो आपको नहीं आता है। और मैंने आपसे कल भी कहा है, मैं आपको वो पढ़ाना चाहता हूं जिससे एग्जाम में सिलेक्शन हो। मैंने आपको फर्स्ट दिन हमारा जब आपको इंट्रोडक्शन था तो मैंने कहा था हमको उनके बारे में तैयार करना है भाई जो एग्जाम में आता है। एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है जिसको बहुत कम लोग करें और हम उस क्वेश्चन को करें। इसके लिए नमस्कार भाई, सबका समझने कर लिया। और कुछ लोग करें प्रभु दर्शन दो, रुलाओगे कि पागलों यार, ऐसे बहुत बस प्रभु तो मत बोलो, बस नमस्कार आपके लिए सबके लिए। अगर मैं बात करूं, सब देव नारायण जी सबकी जय हो, सभी देवी देवताओं की, आपसे एक ही बार में बोल दूं भाई। देखो एक बात समझ लो, तो मेरा मकसद ही ये है कि आपको, आप थोड़ा पेशेंस रख के आप एक काम कर लो मेरे कहने पर। इतना सा मेरा, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आती। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है ना, उनको आपको आरआरबी जेई की एग्जाम दिए या कितनी एसएससी के एग्जाम, उनसे आप पूछ लोगे तो आपको पता चल जाएगा सर क्या पढ़ाते हो और एग्जाम में क्या आता है। तुमको क्या करना है, ये ऑनलाइन की तरीके से मैं पढ़ाना नहीं चाहता। देखो समझ लो, आप कमेंट करते रहो, मैं इनको जवाब देता, मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आने चाहिए। क्योंकि मुझे आज खुशी नहीं होगी आपको पढ़ाना, आपकी बाद में जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा या एग्जाम में से जब पेपर आएगा ना, जब आप मुझे मैसेज करोगे, वो खुशी आपको भी अलग देगा, मुझे भी अलग देगा। तो थोड़ा सा, जैसे आप कुछ लोगों को आवाज की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को और भी प्रॉब्लम होगी, वो एक है कि एक दिन में समस्या सॉल्यूशन नहीं होता भाई। मेरा भी, आप सबको पता है, मेरी कोई ऑनलाइन क्लास आज तक कोई क्लास नहीं ली है, और ना मैं लेने वाला था, मात्र इसलिए कि एनटीपीसी के एग्जाम की डेट आई, आपका कुछ अच्छा कर सकूं, इसीलिए ये क्लास चालू की है। मेरा फर्स्ट कोई वीडियो, इससे पहले कोई ऑनलाइन वीडियो नहीं है, फर्स्ट वीडियो है। उस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आपको भी पता है फर्स्ट बार कैमरा फेस करते हैं। अभी ये नहीं ध्यान है कि अभी मेरा, तो आप थोड़ा पढ़ाने पर ज्यादा है, ऑफलाइन में आपको इतने सालों से, आज 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, और ज्यादा कुछ आपको डिसाइड करना कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते, वो प्लीज मेरी एक बात रिक्वेस्ट करके मान लीजिए, इस बात का डिसीजन इस पूरे टॉपिक को हो जाने के बाद करिए, जो आपको डिसीजन लेने में भी मजा आए कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया है या आपने अच्छा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्योंकि ये फिर पछताओगे, आज बोल दोगे कल सोचोगे यार हम तो गलत बोल गए। इसलिए प्लीज 3 दिन 4 दिन की जब मेरा टॉपिक खराब हो जाए, मैं आपको लास्ट दिन बोलूंगा अब बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम, या अब तुमको बताओ कि आपने इतना पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और मैं अभी तो आज से आपको बताऊंगा, कल तो मैंने बहुत नॉर्मल चीजें, नॉर्मल नहीं है भाई, मैं ऐसी चीजें नहीं पढ़ाना चाहता तुमको, सुन लो मेरी बात। और ना मैं इतनी देर बात करने की इच्छा भी होती है, मैं आपको जितना ज्यादा हो पढ़ाने की कोशिश करने की कोशिश करता हूं। लेकिन अभी मकसद हमारा ये है कि हम आपको शुरू से टॉपिक से जोड़ना चाह रहे हैं, कि आपको एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप क्या चाहते हो, आप ऐसी चीजें चाहते हैं सर सीधी चीजें पढ़ा दे हमको, हमको समझ में आ जाए और आप जयकारे लगाओ, अरे सर क्या शानदार पढ़ाया आपने। नहीं भाई, मैं वो पढ़ाना चाहता हूं जिसमें दिमाग पे जोर लगे, और मेरी क्लास पे तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा भाई, बिना दिमाग लगाए कोई पार पढ़ने वाली नहीं है। तो कल मैं हृदय के बारे में, आपको हार्ट के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैं कुछ चीजें जो कल पढ़ाई थी उनके बारे में 2-4 बातें रिपीट करता हूं जिससे आपको कुछ समझ में आए। देखो सुनो, मैं
कल जितना पढ़ाया उसको मैं 2-4 पॉइंट आपको क्लियर करता हूं। पहला, मैंने कल ही कहा था आपको कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के खोजकर्ता या इन्वेस्टिगेटर कौन है, तो मैंने कहा था विलियम हार्वे। सेकंड पॉइंट मेरा था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन या स्टडी साइंस की जिस शाखा या ब्रांच में की जाती है उसे कहते हैं एंजियोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन बात कर रहा हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कॉकरोच में कैसा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप बताया करो कैसा पाया जाता है, तो आप कहोगे कि खुला पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कैसा पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? बंद पाया जाता है। या केचुए में भी पूछा जाए तो कैसा पाया जाता है? बंद पाया जाता है। और अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि ऑक्टोपस, याद रखना मोलस्का संघ में आता है ऑक्टोपस, और मोलस्का संघ के जंतुओं में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? खुला पाया जाता है। लेकिन ऑक्टोपस अपवाद है, ऑक्टोपस में पाया जाए तो आप क्या बोलोगे? बंद। एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस में गलत भी बोल रखा है कि ऑक्टोपस में खुला पाया जाता है। ये दिमाग रखना आप इस बात को कि ऑक्टोपस में कैसा पाया जाता है? बंद पाया जाता है। ये भी सुन लो, कुछ लोग कह रहे सर टाइम पे आया करो। आपको थोड़ी देर पहले ये पता है कि थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी, उसके बाद आपको बिल्कुल इस तरीके से बताया जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम पे आया जाएगा, टाइम का शेड्यूल रहेगा जिस दिन ऐप आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम है भी नहीं, हम टाइम पे आना चाहते हैं। अगली क्लास सबकी फिक्स रहती है, ये तो थोड़ा सा वो है। अगली बात सुनो, अगर मैं बात करूं तो फिर मैंने हार्ट चालू किया, हृदय के बारे में, और आपसे कहा कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हृदय एक कैसा अंग है, तो आप बोलोगे पेशी अंग है या मस्कुलर ऑर्गन है। सेकंड पॉइंट था स्टडी ऑफ हार्ट या हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी बताया मैंने। एक मैंने आपसे बोला कि हृदय के ऊपर कौन सी झिल्ली है, तो आप बोलोगे पेरिकार्डियम है। और मैंने कहा झिल्ली, दो झिल्ली होती है, एक पेरिकार्डियम और एक एपिकार्डियम, और झिल्लियों के मध्य एक द्रव होता है, उसको मैंने बोला था पेरिकार्डियल द्रव, जो हृदय की बाह्य आघातों से क्या करता है? रक्षा। एक मैंने आपको कल ये भी बोला था कि मनुष्य का हृदय कैसा होता है, तो आप बोलोगे मायोजेनिक होता है, क्योंकि पेशियों का नियंत्रण होता है, मैंने कल ही बताया था। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अगर कहे कि हृदय का वजन सामान्यतः कितना होता है, तो मैंने कहा मेल में पूछे तो 300 ग्राम और फीमेल में तो 250 ग्राम। अब मेरी बात को सुनो, कुछ सोच रहे हैं केमिस्ट्री चालू करो, फिजिक्स, यही मतलब कहने का मतलब आप समझ लो। जब तक आप कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे ना, और जब तक दिमाग नहीं लगाओगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं एक टॉपिक बायोलॉजी का लूंगा, फिजिक्स का लूंगा, केमिस्ट्री, तीनों ले लूंगा। और जिस दिन ऐप पे क्लास चालू होगी, आप कहोगे तो फिजिक्स स्टार्ट होगी, आप कहोगे तो केमिस्ट्री होगी, और आप कहोगे तो बायोलॉजी। तो इन बातों को बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब मेरी आज की बात करते हैं। देखो सुनो, इस बात को सबको पता है। अब मैं कुछ जानकारी, अभी नॉर्मल जानकारी और बता रहा हूं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। आपको यह बात सबको पता है कि एग्जाम में कभी पूछा जाए कि मनुष्य के अंदर हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो आप बोलोगे 4 कोष्ठीय। कितने कोष्ठीय? 4। 4 का मतलब क्या होता है? कोष्ठ का मतलब होता है चैम्बर होता है। क्या होता है? चैम्बर। चैम्बर का मतलब होता है कि मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 भागों में बटा होता है, जैसे मैंने डायग्राम में बता रखा है, 1 2 3 4। डायग्राम ऐसे मत देखो क्या क्या चीजें लिख रही है, उनको भूल जाओ। जितनी मैं बात कर रहा हूं उतनी बात करो आप। मैंने अभी बोला कि आप सबको नॉर्मली ये जानकारी है कि मनुष्य का हृदय या हार्ट कितने चैम्बरों में बटा होता है। तो कितने में चैम्बर होते हैं? 4। चैम्बर बोलो या कोष्ठ बोलो, वो चैम्बर इस तरीके से होते हैं जैसे 1 2 3 और 4। ऊपर वाले हमेशा, अगर मैं बात करूं तो आलिंद होते हैं। क्या होते हैं? आलिंद। मैं इंग्लिश में भी लिख दूं अगर बात करूं, इस आलिंद की बात करूं तो इसी को बोलते हैं एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। या इसी का एक नाम और भी होता है, ऑरिकल, ऑरिकल भी बोलते हैं। और निलय की बात करूं तो यहां इसका इंग्लिश नाम भी लिख दूं मैं आपको, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। देखो दो सुनो, एक होता है आलिंद और एक क्या होते हैं? निलय। मतलब ऊपर वाले हमेशा आलिंद होते हैं और नीचे वाले निलय होते हैं। तो ऊपर 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं, टोटल मिला के कितने हो गए? 4। अब देखो फिर मेरी बात को सुनना, अभी मैंने आपसे केवल इतना सा बोला है कि हृदय के अंदर जो मनुष्य का हृदय या अपना हृदय है उसमें कितने चैम्बर हैं? 4। या कितने कोष्ठ हैं? 4। उनमें से ऊपर के 2 कोष्ठ हमेशा आलिंद रहेंगे और नीचे के 2 कोष्ठ क्या रहेंगे? निलय। अभी तुम ये मत कोशिश करना कौन सा बायां दायां, बात की बात है, जितना बोलूं उतना याद रखो। अभी मैंने कहा हृदय में कितने चैम्बर हैं? 4। ऊपर के 2 आलिंद जिनको एट्रियम या ऑरिकल भी बोलते हैं, और नीचे के 2 निलय हैं जिनको वेंट्रिकल बोला जाता है। अब आप एग्जाम की बात आइए, देखो सुनना क्लियर रूप से। सबको पता है भाई
कि मनुष्य के अंदर हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4। पिछली बार का ग्रुप डी का एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे पूछा था वो बात सुनो। अब यही दिक्कत होती है भाई, आप क्या करते हो, आधा अधूरा पढ़ते हो, वो चीजें पढ़ते हो जो एग्जाम में बहुत आती है। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, देखो सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैंने ऊपर एक शब्द लिखा रखा है, उसको बोला है कशेरुकी प्राणी। जो इंग्लिश वाले हैं वो सुन लो, इनको बोलते हैं वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट का मतलब या कशेरुकी प्राणी का मतलब होता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब मेरा देखो एक बात फिर सुन लो क्लियर। हुआ क्या, जो कल भी मैंने आपसे बोला था कि जितने भी जंतु हैं, उन जंतुओं का जब वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहले एक तरीका था उन जंतुओं का वर्गीकरण करने का कि उन जंतुओं को सबसे पहले 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2। कैसे? एक को बोला कशेरुकी, जिनको वर्टिब्रेट कहते हैं, और एक को बोला नॉन वर्टिब्रेट या अकशेरुकी प्राणी। सिंपल सा क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि 2 भागों में बांट दिया गया कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कशेरुकी बोल दिया, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको अकशेरुकी बोल दिया। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, जब ऐसा डिवाइडेशन हुआ तो उसके बाद भी दिक्कत आई। क्या? जैसे मैं कशेरुकी प्राणियों की बात करूं तो इनमें भी अंतर था भाई। कुछ जंतु थे जो हवा में उड़ने वाले थे, कुछ जो जल में रहने वाले थे, कुछ थे जो रेंगकर चलने वाले थे, और कुछ जंतु ऐसे थे जिनके हृदयों में भी अंतर था। किसी का 4 कोष्ठीय था, किसी का 3 कोष्ठीय था, किसी का 2 कोष्ठीय था। इसीलिए क्या किया कि ये जितने भी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी या वर्टिबल कॉलम पाई जाती है, अगर मैं बात करूं उन जंतुओं को भी बात करूं, उन कशेरुकी प्राणियों को फिर क्या किया गया कि 5 वर्गों में या क्लास में डिवाइडेड किया गया उनको। कितनी क्लास? क्लास मतलब वर्ग के अंदर इन जंतुओं को, कशेरुकी प्राणियों को 5 वर्गों में बांटा गया। अब मेरी बात को फिर सुनना, टॉपिक हृदय चल रहा है, उसी में मैंने क्लासिफिकेशन ला दिया। और यही होता है, मैंने आज नहीं, आपको कुछ लोगों को मेरे नोट्स मिले हो तो वो देखना, आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है मैं हमेशा बताता हूं, क्यों कि हम पढ़ते कभी क्या चीजें और एग्जाम में क्या चीज आती है। ये वही टॉपिक रहते हैं, सब एग्जाम के लिए पढ़ाए हुए चीजें। अब देखो हुआ क्या, जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं इनको 5 वर्गों में बांटा गया। साइंस के लिए ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए। आज मैं बता रहा हूं, अगली बार जितने भी टॉपिक चलेंगे बार बार इन चीजों की जरूरत होगी। अगली बार तुमको खुद को याद रहनी चाहिए। जैसे कौन कौन से हैं? एक वर्ग है पिशीज वर्ग। एक की बात करूं तो एक कौन सा वर्ग है? एम्फीबिया वर्ग। एक कशेरुकी प्राणियों का वर्ग है रेप्टिलिया वर्ग। एक कौन सा है? एवीज वर्ग। और एक वर्ग है मैमल्स, जिसको हिंदी में स्तनधारी वर्ग बोलते हैं। सब इंग्लिश नाम ही है, ध्यान रख लेना। एक कौन सा है? पिशीज। अब हिंदी वाले ये मत कहना सर हिंदी में बोलो, सब आपको इसी सेम तरीके से याद रखने। पहला कौन सा है? पिशीज। दूसरा कौन सा है? एम्फीबिया वर्ग। तीसरा कौन सा है? रेप्टिलिया वर्ग। चौथा कौन सा है? एबीज। और पांचवा कौन सा है? मैमल्स। चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, ये सबको याद रखने हैं। और मैं क्लियर बता दूं आपसे, मेरी बात को 100% मान लेना, जहां से बोलूंगा वहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। बस फर्क इतना सा है कि गौर करके सुन लीजिए मेरे पास, देखो एक बार क्लियर सुन लो, समझना पड़ेगा। या तो आप चाहो तो कम पढ़ाने की इच्छा मेरी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखो बात को सुनना, क्या मतलब हुआ? ये जो पिसीज वर्ग था, इस वर्ग में रखा गया मछलियों को। दोस्तों किनको रखा गया? मछलियां। मतलब ज्यादातर मछलियां, मैंने सभी नहीं बोला। जैसे ही बोलूंगा ना तो फिर थोड़े से बोलेंगे सर वो किस में आती है, वो किस में नहीं। ज्यादातर मछलियां बोल रहा हूं, जो अपवाद होंगे वो अपने आप बात करूंगा मैं अभी आपसे। देखो सुनो, ज्यादातर जो मछलियां थी उनको किस वर्ग में रखा गया मेरे दोस्तों? पिशीज में। जबकि जो मेढक थे उनको किस में रखा गया? एम्फीबिया के अंदर था। और जो सर्प, सर्प मतलब जो रेंग कर चलते हैं वो जंतु, उनको रखा गया रेप्टाइल में या रेप्टिलिया वर्ग में। किसमें? रेप्टिलिया में। और जो पक्षी हैं उनको रखा गया है एवीज में। किसमें? एवीज। अब ये तो यहां क्लियर होते हैं। देखो सुनो, मछली किसमें आ रही है? पिसीज में। अब देखो पूछने का तरीका होता है एग्जाम, यही पूछ लेगा आपसे, मछली किस वर्ग में आती है? पिसीज में। मेढक किस में आते हैं? एम्फीबिया में। ज्यादातर जितने भी सर्प है सभी सर्प किस में आते हैं? रेप्टिलिया में। सभी पक्षी किस में आते हैं? एवीज में। और मनुष्य या आप जो जंतु हो वो किस में आता है? मैमल्स में। किस में आता है? मैमल्स। आपको जंतु बोला है, कुछ लोगों को बुरा लगे तो लग जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में आप जंतु ही हो, क्योंकि साइंस की भाषा में, क्योंकि आपको जूलॉजी में पढ़ाया जाता है। अब मेरी बात को सुनो, ये यहां क्लियर है, लेकिन यहां थोड़ा सा रुकना। मनुष्य नहीं आता मैमल्स में, या इसी को स्तनधारी भी बोलते हैं। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है मैं क्लियर कर दूं आपको, मनुष्य जो मैमल्स में आता है, इस मैमल्स में केवल मनुष्य नहीं आता, और कई जंतु आते हैं, जैसे शेर है,
चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है। जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको ये बता दूंगा कौन कौन से आते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, आपको क्लासिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन टॉपिकों के साथ ही मैं इतना याद करा दूंगा आपको कि आपको अपने आप पता चल जाएगा एग्जाम में कौन किस में आता है। तो जितने भी ज्यादातर जंतु है ना, आप तो समझ लो शेर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, सभी वो सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। अब मेरी बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार क्लियर सुनना। मछली किस में आती है? पिसीज में। मेढक किस में आता है? एम्फीबिया वर्ग में। सर्प किस में आता है? रेप्टिलिया में। पक्षी किस में आते हैं? एवीज में। और मनुष्य किस में आता है? मैमल्स में। और ये सब कैसे प्राणी हैं? कशेरुकी प्राणी, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। क्लियर है भाई? ये तो समझाने वाली बात थी। अब एग्जाम की बात सुनो। पहला क्वेश्चन इस साल राजस्थान पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन था, रेलवे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर याद रख लेना। पहला क्वेश्चन, कभी भी आपसे पूछा जाए कि मछलियों के अंदर हृदय कितने कोष्ठीय पाया जाता है, आंसर दो आप मुझे, कमेंट करो जल्दी भाई, जल्दी कमेंट करो कि मछलियों के अंदर हृदय कितने कोष्ठीय पाया जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखो। कमेंट करो जल्दी, बताओ मुझे, करो जल्दी, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं भाई। कितने कोष्ठीय? 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए, चलो जल्दी बोलो। हाँ, कोई 2 बोला है भाई, रवि मीना ने 2 बोला है। और बोलो भाई, हितेश मीना ने भी 2 बोला है। और सब कोई 4 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। अब सुनो मेरी बात, जो 2 बोल रहे हैं वो तो सही है, और जो 3 बोल रहे हैं मतलब वो अपने जीवन में बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। आप कहोगे सर एक बार गलती कर दी तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई है अगर मेरी दृष्टि से पूछा जाए। क्यों? क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, आप मेरे भरोसे नहीं थे। आप दिसंबर में एग्जाम है आपकी एनटीपीसी की, आप इस समय एक तैयार स्टूडेंट हो। इसलिए जो बहुत से लोग नोट्स की कहते हैं ना, आपको नोट्स से ज्यादा तो इस बात को याद रखना चाहिए कि क्लास में क्या चल रहा है और हम जल्दी से जल्दी कितना कैच कर सके। ये जो क्लास ले रहे हो ना आप, इसको आप इस दृष्टि से मत करो कि लिखने की दृष्टि, आप कोशिश ये करो कि जितनी जल्दी हम समझ सके ना उतनी कोशिश करें। तो हमेशा याद रखो, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मछलियों में कितने कोष्ठीय हृदय होता है, तो कितने कोष्ठीय? 2। जैसे यहां 4 कोष्ठ बने हैं मनुष्य में, ऐसे मछलियों की समझाने के लिए बता दूं, इस तरीके से 2 चैम्बर होते हैं, एक आलिंद और एक क्या? निलय, या एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। क्लियर बात सर ना? मैं अभी और भी बताऊंगा, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो याद रखना ही है, लेकिन एग्जाम में और क्या क्या पूछ सकता है आपसे इस साल के लिए। तो आपसे क्लियर रूप से पूछा जाए कि मछलियों में कितने कोष्ठीय हृदय पूछा जाता है, तो आप कितने बोलोगे? 2। और कहोगे कि एक आलिंद है और एक ही क्या पाया जाता है? निलय। हाँ होगा इस साल, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है कि मछलियों में कितने कोष्ठीय हृदय होता है। तो अब ऐसा कर सकता है कि मछलियों के अंदर जो हृदय होता है वो होता है एक आलिंद एक निलय, एक 2 निलय, 2 आलिंद, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलोगे? एक ही तो आलिंद होता है और एक ही निलय होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि एक एट्रियम होता है या एक वेंट्रिकल होता है। क्लियर है भाई बात? अब मेरी बात सुनो, अगर एम्फीबिया वर्ग या मेढक की बात करें, एम्फीबिया या मेढक की बात करूं, इनमें पूछा जाए, अब क्लियर बताओ मुझे कि मेढक में हृदय कितने कोष्ठीय होता है? क्लियर करो भाई। मैं सब डिप्नोई मछली सबके बारे में बात करूं, अभी सुनो तो सुनो, समझो तो सही भाई, अभी तो आपको मजा देखो, मैजिक तो अभी करेंगे अपन, अभी तो आप पढ़ो। बताओ मुझे, मेढक में हृदय कितने कोष्ठीय? जल्दी बताओ, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। मेढक के अंदर कितने कोष्ठीय हृदय है? आज पता चलेगा आपको, बहुत कमेंट करते हो तो पता तो चले आप कितना आंसर देते हो। कुछ लोग 3 3 3 2 3 3। अब जो 2 बोल रहा है उसको तो ये पता ही होना चाहिए कि जब मछली में 2 हो गया तो फिर मेढक का क्या मतलब है अभी? ठीक है, 3 3। तो ये बात क्लियर है, बहुत लोगों ने अच्छा दिया, बहुत अच्छा, शानदार। अगर पूछा जाए कि मेढक के अंदर हृदय कितने कोष्ठीय होता है, लेकिन 3। लेकिन अब फिर सुनो एक बात, ये बात याद रखने ना कि मेढक में 3 कोष्ठीय, 3 चैम्बर में हृदय बटा तो होता है, लेकिन हमेशा याद रख लेना कि ये हार्ट होता है 3 कोष्ठक में बटा तो होता है, लेकिन कम विकसित होता है। आप पूछोगे सर कम विकसित का मतलब क्या? कम विकसित का मतलब होता है कि मछली, मेढक के अंदर जो हृदय होता है वो 2 से तो ज्यादा विकसित होता है, लेकिन 3 से क्या होता है? कम, मतलब 3 के मुकाबले काम करता नहीं है। लेकिन होगा क्या, एग्जाम में जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन ऐसा रखा जाएगा, 4 ऑप्शन में, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। वो ऑप्शन में ऐसा रखेगा कि आपको क्लियर रूप से कम या ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका आंसर क्या जाएगा? 3। इसलिए कभी भी पूछा जाए कि मेढक में कितने कोष्ठीय, कितने चैम्बर में हृदय बटा होता है? 3। अब काम की बात,
अब यहां पूछेगा आपसे, और यही ध्यान रख लेना, कभी मछली बहुत कम चांसेज है वो पूछेगा कितने आलिंद और निलय हैं, क्योंकि सबको पता चल जाता है। यहां पूछेगा भाई कि मेढक के अंदर जो हार्ट है उसमें जो कोष्ठ है उसमें कितने आलिंद और कितने निलय हैं। तो क्लियर याद रख लेना, मैं आपको बता दूं इस तरीके से बटा होता है। समझ में आया? इस तरीके से कहने का मतलब यहां ऊपर के दो आलिंद होते हैं या एट्रियम होते हैं और एक क्या होता है, निलय। तो हमेशा याद रखो इस बात को मेरे दोस्तों, कभी भी एग्जाम में इस तरीके का ही पूछेगा। नया क्या करता है, हम यही तो करते हैं, हर साल के हिसाब से हम कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करते। मैं आपको बहुत चीजें ऐसी बताऊंगा। अभी आरआरबी जेई में पूछे गए क्वेश्चन ऐसे थे जिनको तुम पढ़ते ही नहीं हो, या ऑनलाइन में आज भी नहीं पढ़ाते तुमको। वो एग्जाम, जब एग्जाम में आ रहा है तो भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये याद रखना, अच्छा ही क्वेश्चन सिलेक्शन कराता है, ना कि इनसे के 2-3 या जो आपने ज्यादातर पढ़ रखी है चीजें। आपको बताऊंगा जैसे ग्रुप डी में क्या आया था आपकी बार। तो हमेशा याद रखो, मेढक में कितने कोष्ठी है, 3, जिनमें से 2 आलिंद और एक क्या होता है, निलय। क्लियर है भाई बात? अगली बात सुनो, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेप्टिलिया, कौन सा रेप्टिलिया, जिसमें कौन आते हैं, सर्प, इनके अंदर कितने कोष्ठीय हृदय होता है, तो आप क्या बोलोगे, 3। मैंने आपकी यार कमेंट नहीं लिया, मैंने खुद नहीं लिख दिया, बताओ इनके अंदर कितने कोष्ठीय है, 3। कुछ लोगों के चक्कर पड़ा, सर यहां भी 3 और यहां भी 3, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतर है भाई, ये 3 है, लेकिन ये अगर मैं बात करूं, ये 3 कोष्ठीय तो है लेकिन अधिक विकसित है। अधिक विकसित का मतलब क्या है भाई, अधिक का मतलब है कि जो सर्प का हृदय होता है वो 3 कोष्ठीय, अधिक विकसित का मतलब होता है कि 3 से तो ज्यादा विकसित है लेकिन 4 से कम विकसित है। इसलिए एग्जाम में 2 तरह के ऑप्शन आ सकते हैं, या तो 3 कोष्ठीय अधिक विकसित मिल जाएगा, या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई कि 4 कोष्ठीय और कम विकसित। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तो हमेशा याद रखो 2 तरह से मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होगा भाई, फिर आप सर हमको 3 लिखवाया था, वो सुनने का फर्क पड़ता है, 3-4 नहीं भाई, आप क्या सुन रहे हो। अगर पूछे रेप्टिलिया में या सर्प में तो 2 तरह का मिलेगा, या तो 3 कोष्ठीय अधिक विकसित मिलेगा या 4 कोष्ठीय और अपूर्ण विकसित या कम विकसित। क्लियर है भाई? हाँ, 3.5 नहीं मिलेगा ऑप्शन में, ये मत लगाना 10, इतना तो कृपया करना, दिमाग नहीं लगाना ऐसे उल्टे सीधे दे 2.5 2 ऐसे नहीं, ऐसा ही मिलेगा भाई, अपूर्ण या वो। यहां भी वही 2 आलिंद रहेंगे और 2 क्या रहेंगे, निलय। अगली बात सुनो, एवीज जिसमें कौन आते हैं, पक्षी, और मैमल्स जिसमें कौन आता है, मनुष्य। अगर इन दोनों के अंदर पूछा जाए कितने कोष्ठीय हृदय होता है तो आप क्या बोलोगे, 4 कोष्ठीय। मैंने अभी मनुष्य के बारे में तो आपको शुरू में बोला, मनुष्य ही नहीं, पक्षी में भी पूछे तो कितने कोष्ठीय, 4। तो ऐसा एग्जाम में हो सकता है आपसे कि 4 कोष्ठीय, पक्षी में कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 4। अब देखो एग्जाम है, आपसे ऐसे पूछ लेगा भाई, क्या आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा जंतु है जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन में लिख दिया मछली, मेढक, सर्प, पक्षी। क्या आंसर दोगे, पक्षी। अगर मनुष्य होता तो क्या दोगे, कितने कोष्ठीय, 4। अब मेरी बात सुनो, अभी भी मैं यह कह रहा हूं, ये नॉर्मल बातें हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, आती हैं, लेकिन अब मैं कुछ बातें बताता हूं, एक बार मैं क्लियर दोबारा कर दूं। देखो सुनो, मैंने कशेरुकी प्राणियों को कितने वर्गों में बांटा, 5। पहला कौन सा, पिशीज, दूसरा एम्फीबिया, तीसरा रेप्टिलिया, चौथा एबीस और 5वां मैमल्स। पिसीज में कौन आती है, मछली। देखो सुन लो, मैं याद कराना चाहता हूं इसलिए 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ये मकसद है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम घर जाके नोट्स देखो फिर उनको करो, यहीं याद कर लो। और अब तो आप पढ़े हुए स्टूडेंट हो, या कि पहली बार पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो, ज्यादातर याद रख लेना। तो मछली में पूछे तो 2 कोष्ठीय, मेढक में पूछे तो 3 कोष्ठीय लेकिन कम विकसित, सर्प में पूछे तो 3 कोष्ठीय लेकिन अधिक विकसित, और पक्षी और मनुष्य में पूछे तो कितने कोष्ठीय, 4। क्लियर है भाई? अब मैं आपको एग्जाम की बातें बताता हूं, ठीक है ना। मैं अब मैं रेज कर रहा हूं, अब मेरी बात को सुनना, थोड़ा मुझे बोर्ड की बहुत जरूरत पड़ती है और यही थोड़ी मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, 2-4 दिन में सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एग्जाम की बात, ये कोई भी आ सकता है भाई, लेकिन मैं तो आपसे फिर बोल रहा हूं, मुझे आपके सिलेक्शन वाले पॉइंटों की बात कर रही है। अब बात को सुनना, इस साल ग्रुप डी का एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, आंसर आप दोगे। एक मछली होती है ब्लू व्हेल, बात को सब पता है मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मैं आपको क्लियर भी बताऊंगा आपको कि एग्जाम में क्या पूछने वाला है। अब मुझे आंसर दे देना कि ब्लू व्हेल मछली में कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। बिल्कुल कमेंट करो जल्दी से जल्दी, हाँ बोलो। आप बिल्कुल मत सोचिए, मगरमच्छ, घड़ियाल सबकी बाद में बात करूंगा, मैं पहले जिसकी बोलता हूं ना, कृपया करके आप कमेंट से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों। आप जितना पूछा जाए उतना बोलो। ब्लू व्हेल मछली में कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी।
उनके तो मगरमच्छ घुस रहा है 4 कोष्ठी। मगरमच्छ नहीं पूछ रहा मैं, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। बहुत अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट ने, सब ने 4 बोला है, कुछ लोगों ने 2 बोला है। वो अपनी गलती को सुधारो, क्योंकि ब्लू व्हेल मछली में हृदय जो पाया जाता है वो कितने कोष्ठी पाया जाता है? 4। कितने कोष्ठी है? 4। अब काम की बात सुनो, मैंने कहा कि ज्यादातर मछलियों में कितने कोष्ठी पाया जाता है? 2 पाया जाता है, लेकिन ब्लू व्हेल मछली में कितना है? 4। लेकिन आपको बता दूं ये बात, ये पिछली बार आ चुका है, इसलिए स्टूडेंट आज पता है। लेकिन जब ग्रुप डी में आया था, जब किसी को ये ब्लू व्हेल पता नहीं था, और नोट्सों को उठा के देख लेना पुरानों को, उनमें कितने में लिखा है कि ब्लू व्हेल मछली में। और ये मैंने कहा भी था, अगर पुराने नोट्सों में अगर मैंने कहीं पढ़ा हो किसी को, बहुत से स्टूडेंट है जो पढ़े, कि ये ध्यान रखना पहले भी कि ब्लू व्हेल मछली पूछा जा सकता है। अब क्यों है 4 कोष्ठी? अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लू व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? बताओ मुझे, पिसीज, एम्फीबिया, कमेंट करो भाई। पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया या मैमल्स? मैमल्स पिसीज लिखना हो तो पी लिख देना, एम्फीबिया लिखना हो कमेंट में तो ए लिख देना, और रेप्टिलिया लिख देना हो तो आर लिख देना, और एवीज लिखना हो तो ए लिख देना, और मैमल्स लिखना हो तो एम। इतना कर दो कमेंट में, जल्दी करो, जल्दी करो। बताओ ब्लू व्हेल मछली किस में आती है? अब जरूरी थोड़ी है पूछेगा 4 कोष्ठी होता है, अब अलग तरीके से पूछ लिया उसने। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। केवल एम से भी काम चल जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है भाई, है ना? तो ज्यादातर ने सही बताया है, इसीलिए तो 4 कोष्ठी पाया जाता है, क्योंकि ब्लू व्हेल मछली किस में आती है? मैमल्स वर्ग में आती है, जिसमें मनुष्य होता है। और सुनो, ये लो एक, ये मछली बहुत नाम जो कुछ लोग बोल भी रहे हैं बार बार कमेंट करके, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ चुका है थोड़ा सा, तो वो 4 बार बोलेंगे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिप्नोई मछली में हृदय कितने कोष्ठीय होता है, चलो बताओ, जल्दी कमेंट करो मुझे। डिप्नोई मछली, जल्दी, बहुत अच्छा भाई, जल्दी कमेंट करो, बस ये ध्यान रखो। डिप्नोई मछली में कितने कोष्ठीय हृदय होता है? जल्दी बोलो भाई। चलो, डिप्नोई मछली बताओ मुझे कितने कोष्ठीय होता है? हाँ भाई, मैमल्स को भूल जाओ, आप जल्दी डिप्नोई मछली पे आ जाओ। 1 2 3 4 ऑप्शन दो भाई। 4 2 आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 2 4 2 3। जल्दी भरो, नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी। 4 2, बहुत कंफ्यूजन है भाई, बहुत कंफ्यूजन है लड़कों का। कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। और अगर इतना कंफ्यूजन है तो दिक्कत है भाई। लेकिन क्लियर सुन लो आप कि डिप्नोई मछली में हृदय कितने कोष्ठीय पाया जाता है? 3 कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठीय? 3। अब काम की बात बताओ मुझे। अब मुझे ये तो बताओ आपकी डिप्नोई मछली आती किस वर्ग में? चलो वर्ग लिखो, वही काम करना आप। किस वर्ग में आती है मुझे बताओ? पिसीज में आती है, एम्फीबिया में आती है, रेप्टिलिया में आती है, एवीज में आती है, या मैमल्स में आती है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी करो। एग्जाम में जरूरी थोड़ी यही पूछ ले कि डिप्नोई किस में आती है। जल्दी बोलो मुझे, कमेंट करो। पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मैमल्स वगैरह, जल्दी करो। हाँ, एम 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 एम, चलो। पिसीज, कोई पिसीज लिख रहा है, कोई मेमस लिख रहा है, कोई रेप्टिलिया लिख रहा है, कोई एवीज लिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट। एवीज, एवी आज करो ना कमेंट, अब कल तो बहुत कमेंट कर रहे थे, आज जल्दी जल्दी करो, कमेंट करते जाओ, देखते हैं। एवीज, मेमल्स, पिसीज, पिसीज बहुत चल रहा है, बहुत बहुत चल रहा है, पिसीज पिसीज, रेप्टिलिया, कुछ लोग मैमल्स भी लिख रहे हैं। और ये बात सुन लो भाई, यही गलती करते हो आप कि डिप्नोई मछली किस में आती है, तो क्लियर याद रख लेना, ये मैमल्स वर्ग में आती है। और यही तो इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये रटना इंपॉर्टेंट नहीं है 3 आती है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है 3 के आती किस में? मैमल्स। और मैमल्स वर्ग के ज्यादातर जंतुओं में हृदय मैंने कितने कोष्ठी बताया? 4। ये अपवाद हो गया कि डिप्नोई मछली मैमल्स वर्ग में आते हुए भी हृदय कितने कोष्ठी है? 3। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसी चीजें ही पूछी जाएंगी एग्जाम में कि जो आपको कुछ अलग करके दे। और मेरी बात को सुनो, एक और सुनो, वो आपका मगरमच्छ, ये मगरमच्छ तो बहुत देर से आपको, क्योंकि कहीं किसी ने 1 2 ने सुन लिया होगा, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये स्पीडी स्पीडी को तो भगवान की कसम हाथ ही जोड़ देना उसको, तो ये तो आपको ये समझ लेना पार पढ़ने वाली नहीं है स्पीडी से। आप अपनी 9th और 10th की बुक है उनको पढ़िए, और एग्जाम देने के बाद मुझसे मिलिए, मैं आपको बता दूंगा एक भी क्वेश्चन अगर उस क्लास बुक से बाहर चला जाए तो गारंटी है। 2 3 को छोड़ देना जो आपसे नहीं होगा, और उनकी चिंता मत किया करो 1 2 नहीं हो, आप उनकी सोचो कि जितने हो सके वो कितने कर सकते हैं हम, ठीक है ना? तो आपको 9th 10th की बुक पढ़नी है, और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझसे पूछा जाए, ठीक है? अब मुझे बताओ मगरमच्छ में कितने कोष्ठी हृदय होता है? जल्दी बोलो, बताओ भाई। 3 4 4 4 4 4 4, बहुत अच्छा भाई, ज्यादातर 4 ही कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी बता दूं आपको कि मगरमच्छ में हृदय कितने कोष्ठी होता है? 4। बहुत अच्छा बोला, लेकिन यहां भी काम की बात है।
अब मुझे काम की बात ये बताओ कि मगरमच्छ किस वर्ग में आता है, जल्दी बोलो, आप कमेंट करो, किस वर्ग में आता है मगरमच्छ। तभी तो इंपॉर्टेंट बात है, चार इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपको ये पता हो कि मगरमच्छ आता किस में, जल्दी बोलो आप, जल्दी बोलो किस में आता है मगरमच्छ, थोड़ा जल्दी बोलो। हाँ भाई, हाँ भाई, किस में आता है? एवीज, कुछ लोग एवीज लिख रहे हैं, कुछ मैमल्स लिख रहे हैं, मैमल्स रख रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे ये ऐसी गलतियां करोगे तो मजा ही आ जाएगा फिर तो एग्जाम देने में तुमको। ठीक है, रेप्टिलिया लिख रहे हैं कुछ लोग, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमल्स वगैरह। देखो इतनी आपको गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं। आप बहुत दिन से 7-5 महीने से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो आप, और 5 महीने के बाद से आप पहले ऑफलाइन में बहुत पढ़े हो, इसके बाद भी अगर गलती करते हो ना तो आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी दिक्कत है। और या आप समझना ही नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा थोड़ी है कि टीचर नहीं पढ़ाता है, टीचर तो पढ़ाता है मगर हम समझना ही नहीं चाहते। इसलिए हमेशा याद रख लेना कि मगरमच्छ होता है वो रेप्टिलिया वर्ग में आता है। किस में आता है? रेप्टिलिया। और यही तो इंपॉर्टेंट बात है भाई कि रेप्टिलिया वर्ग में जो जंतु थे उनके अंदर हृदय कितने कोष्ठीय था? 3। लेकिन अपवाद है, इस रेप्टिलिया में सर्प ही नहीं आता, इसमें मगरमच्छ भी आता है, और मगरमच्छ ही नहीं, इसमें घड़ियाल भी आता है, ये भी याद रखना। और मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों में ही पूछा जाए कितने कोष्ठीय हृदय, तो आप क्या बोलोगे? 4। अरे कितने गोष्ठी है? 4। तो आप बिल्कुल याद रख लो मैंने क्या क्या बोला। अब मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। मछलियों में डायरेक्ट पूछे तो कितने गोष्ठी है? 2। मेढक में पूछे तो आप क्या बोलोगे? 3 लेकिन कम विकसित। सर्प में पूछे तो 3 लेकिन अधिक विकसित। पक्षी और मनुष्य में पूछे तो कितने कोष्ठीय? 4 कोष्ठीय पाया जाता है। और ब्लू व्हेल में पूछे तो कितना? 4। मगरमच्छ और घड़ियाल में पूछे तो 4। डिप्नोई मछली में पूछे तो कितना पाया जाता है? 3। अब मेरी बात सुनो, एक कॉकरोच और होता है उसकी भी बात करता हूं, आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं रहेगा, आप विश्वास थोड़ा कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी जल्दीबाजी ज्यादा। अभी तो आपको ध्यान है ना, मैंने अभी तो ये हृदय के बारे में तो कुछ बात ही नहीं की, कैसे रुधिर प्रवाहित होता है। अभी तो आप चिंता मत करो, 2 दिन तक यही चलता रहेगा, आप देखो तो सही, जब तो मजा आएगा आपने क्या पढ़ा है अब तक और आपको क्या पढ़ना है। अब मेरी बात सुनो, एक वो कॉकरोच सुनने सबने सुना है ना, और कभी पूछा जाए कि कॉकरोच, मैं फिर बोल रहा हूं इसी का एक नाम जरूर याद रख लेना, एसएससी में, रेलवे में ये बहुत पूछा गया है, तिलचट्टा। इस कॉकरोच को ही क्या बोलते हैं? तिलचट्टा। और इसमें पूछा जाए कितने कोष्ठीय हृदय होता है, आप मुझे बता दो। वैसे सबको पता है कि ऐसी चीजें तो आप रट के रखते हो, आप रेलवे वाले स्टूडेंट हो, मुझे पता है क्या रट के रखते हो आप। ये 13 कोष्ठीय हृदय होता है। कितना? 13। लेकिन काम की बात कल ही बता दिया था मैंने, किस वर्ग में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। और एकशेरुकी प्राणी होते हुए भी कितना कोष्ठीय है? 13। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई क्या ज्यादा विकसित है, नहीं भाई, इसका रीजन ये है कि इसका हृदय ऐसे नलिकाकार रूप में इससे छोटे छोटे चैम्बरों में बटा होता है, उन चैम्बरों को यहां कोष्ठ बोला गया है। इसलिए कभी भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि कॉकरोच या तिलचट्टा के अंदर कितने कोष्ठीय हृदय होता है, तो क्या बोलोगे? 13। अब देखो एग्जाम में यही होता है, हम कभी किस चीज को पढ़ते हैं, अगर आपसे ये नहीं पूछे तो आपसे पूछ ले कॉकरोच किस में आता है, तो आप क्या बोलोगे? आर्थ्रोपोडा में। अरे मैंने कहां अभी तक तुमको वर्गीकरण बताया है, आपको तो साथ साथ में जो बताता जा रहा हूं वो याद रख लो। तो कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि कॉकरोच में कितने कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो आप बोलोगे कॉकरोच के अंदर 13 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। क्लियर है भाई बात? अब मेरी एग्जाम की और बातें सुनो। चैम्बर क्लियर करा दिए, ज्यादातर यही पूछेगा, 99%, ये ध्यान रख लेना, और एग्जाम में आपसे सही होना भी चाहिए। अब मैं एक बार फिर आता हूं आपको बोर्ड पर। मैंने कहा कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय, भाई पढ़ना तो मेनली अपन को किसके बारे में? मनुष्य के बारे में। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि मनुष्य के अंदर हृदय कितने कोष्ठीय? 4। 1, 2, 3 और 4। मैंने कहा ऊपर के 2 कोष्ठ क्या है? आलिंद हैं, जिनको एट्रियम बोला है, और नीचे के 2 क्या है? निलय, जिनको वेंट्रिकल बोला है। इंग्लिश में मैंने बोल दिया आपको क्लियर रूप से। अब मेरी बात को फिर सुनो। अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक में अंदर कि ये हृदय किस तरीके से इसमें रुधिर प्रवाहित होता है, क्या नहीं होता। देखो सुनो, उंगलियों पे हर चीज याद करा दूंगा। उंगलियों पे आपको जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको कैसे क्या करना है, इस डायग्राम से आप आंसर दोगे हर चीज का। लेकिन थोड़ा पेशेंस रुक के और सुनते जाइए। आप कमेंट से ज्यादा सुनने पे ध्यान दीजिए बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, आप ध्यान रखो इस बात को। देखो सुनो, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए किस तरीके से रुधिर, भाई हृदय का मेन काम मैंने आपसे पहले ही कह दिया, रुधिर को आपके शरीर में प्रवाहित करना है। होता क्या है, सबसे पहले रुधिर किस में आया? फेफड़ों में। फेफड़ों से रुधिर, अब देखो हृदय में रुधिर 4 चैम्बर में बटा तो होता है, लेकिन क्या होता है, एक दायां भाग होता है और एक क्या होता है? बायां। एक राइट होता है और एक क्या होता है? लेफ्ट। ये हमेशा याद रख लो। कभी भी साइंस के अंदर जो डायग्राम बनेंगे वो इस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से। जैसे मैं कर रहा हूं तो ये कौन सा हाथ है?
लेफ्ट है और ये कौन सा है, राइट। इसलिए हमेशा कोई भी डायग्राम बने साइंस का तो ये आप दिमाग में रखना, इधर बायां है, इधर कौन सा है, दायां। ये याद ही रखना पड़ेगा एग्जाम में। और एग्जाम में भी आंसर बहुत तरह के डायग्राम होते हैं हार्ट के, वो एक फर्स्ट वाला डायग्राम लगाना, फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें भी आपको देखो ऊपर दो कोष्ठ आलिंद दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मेरे स्क्रीन पे नहीं आता है, आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, आप उसको थोड़ा गौर करके देखिए। ऊपर दो आलिंद होंगे, देखो क्लियर करो उसको, राइट और लेफ्ट, और नीचे दो क्या होंगे, निलय होंगे। क्लियर है भाई बात। अब देखो सुनो, ये भी डायग्राम था, मैंने इसको अभी बनाया ही नहीं और ना इससे मुझे मतलब है, क्योंकि एग्जाम में आप इस डायग्राम को बना नहीं सकते और एग्जाम में इस डायग्राम से आप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, इसलिए अब हटा दो भीम जी इस डायग्राम को। अब देखो मैंने आपकी सुविधा के लिए, भाई टीचर का मतलब ही क्या होता है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, भाई इन उस डायग्राम में आपको कोई नलियों के बारे में ढंग से पता नहीं चलता, इसलिए मैंने एक अलग से डायग्राम बनाया और उस डायग्राम को मैंने इस तरीके से कहा, चार कोष्ठों में बांटा। इधर वाला जैसे ऊपर दो आलिंद है तो इधर वाला क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद, और इधर वाला राइट एट्रियम या दायां आलिंद। नीचे वाले की बात करूं तो इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया बायां निलय और इधर वाला हो गया दायां निलय। ये नीचे क्या लिखा है सर आपने, ये शरीर है, आपकी बॉडी की बात कर रहा हूं पूरा, और ऊपर क्या है, लंग्स या फेफड़ों की बात कर रहा हूं, किस तरीके से रुधिर प्रवाहित होता है। अब मेरी बात को गौर करके सुनो, आप जब श्वसन करते हो, क्या करते हो, श्वसन, जब श्वसन या रेस्पिरेशन करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एक गैस जाती है, आप सबको पता है, ऑक्सीजन। अरे प्रवेश करती है ना भाई, क्लियर है भाई बात, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, जब आप श्वसन करोगे या रेस्पिरेशन करते हो तो आपको ध्यान है, आप कौन सी गैस अंदर लेते हो श्वसन के अंदर, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस बाहर निकालते हो, बताओ मुझे, CO2 निकालते हो, सबको पता होगा भाई। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, तो एक क्वेश्चन मैं भी पूछ लेता हूं आपसे। हाँ मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि जब मनुष्य श्वसन करता है तो वो कौन सी गैस अंदर लेता है श्वसन के अंदर, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस बाहर निकालता है, CO2। लेकिन आप मुझे आप आंसर देना कि जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो मुझे बताओ वो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, कौन सी गैस अंदर लेते हैं, क्लियर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी ऑप्शन करो, कौन सी गैस अंदर लेते हैं, कमेंट करो जल्दी जल्दी। जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, जल्दी करो, बहुत शाबाश, CO2, ठीक है, जल्दी करो, हाँ जल्दी। कुछ बोल रहे हैं O2, O2, CO2, 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 O2, कुछ लोग O2, CO2, 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 O2, CO2, O2, ठीक है, बहुत लोग हैं CO2 वाले और बहुत लोग हैं O2 वाले। अब मेरी बात को फिर समझ लेना, यही पढ़ाई में अंतर है भाई, हमको पूरी जिंदगी हो गई, तीसरी या चौथी क्लास से ये बात आ जाती है, लेकिन आज भी हम ऑक्सीजन और CO2 में अपसेट रहते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा। अब मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मनुष्य जब श्वसन करता है तो ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 क्या निकालता है, बाहर। और चाहे मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं भाई, और कौन सी बाहर निकालते हैं, CO2। कुछ लोगों को तो झटका लगा होगा कि जिंदगी भर पढ़ते आए हैं, अरे फिर सुन लो मेरी बात, आप कमेंट छोड़ दो, मेरी बात पे गौर करो। मैंने कहा चाहे मनुष्य पूछे या पेड़ पौधे पूछे और आपसे कहा जाए बच्चों कि कौन सी गैस अंदर लेते हैं पेड़ पौधे, तो भी क्या बोलोगे, ऑक्सीजन, और कौन सी बाहर निकालते हैं, CO2। कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा जब मैं बताऊंगा, सेम रहता है। फिर आप कहोगे सर हमने जो अब तक पढ़ा है तो वो सुन लो, तुमने क्या पढ़ा है। इसी बात को अगर मैं ये कहता कि पेड़ पौधे कौन सी गैस हमको देते हैं, तब आप कौन सी गैस लेते हैं, तब आप बोल सकते हो कि पेड़ पौधे जो गैस लेते हैं वो CO2 लेते हैं, और हमें कौन सी देते हैं, तो ऑक्सीजन देते हैं। अरे फिर झटका लगा कुछ लोगों को, सर क्या बोल गए, अब सुन लो मेरी बात को। मनुष्य और पेड़ पौधे, श्वसन बोल रहा हूं मैं, शब्द को पकड़ना, रेस्पिरेशन, इसी शब्द को ही तो नहीं पकड़ा था जो आज तक गलती कर रहे आ रहे हो। अगर श्वसन पूछे तो दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या निकालते हैं, बाहर। लेकिन कभी एग्जाम में तुमसे कंपटीशन लाइन में डायरेक्ट पूछा जाए कि पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं, तब बोल सकते हो आप ऑक्सीजन, और कौन सी लेते हैं, CO2। अरे ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे जिस क्रिया के द्वारा देते हैं उस क्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। आपने सबको पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस, और करते हैं भाई। इसलिए पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन देते कब है, प्रकाश संश्लेषण में, ना कि श्वसन में। और अगर पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन ही दे रहे होते तो फिर रात में क्यों मना किया जाता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, और केवल किसकी होती है, श्वसन की होती है, ठीक है दोस्तों। और श्वसन की होती है तो मैंने पहले ही कहा, श्वसन में तो पेड़ पौधे कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन, और कौन सी देते हैं, CO2 देते हैं। इसीलिए तो आपसे बोला जाता है कि
पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस, अगर मैं बात करूं रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्लियर है भाई बात? अब मैं फिर बोल रहा हूं, आपसे कभी भी पूछा जाए पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी लेते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी देते हैं? CO2। लेकिन पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी लेते हैं? तो CO2। और कौन सी देते हैं? ऑक्सीजन। इनकी रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा, जब इन दोनों टॉपिकों को मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है? अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो बात को सुनना, ठीक है? अभी मैं इसलिए इधर उधर जोड़ देता हूं क्योंकि अभी डेमो वाली क्लास है तो आपको पता रहना चाहिए। अगली बात सुनो। हाँ, कुछ बोल रहे हैं, कुछ ट्री दे देते हैं, जैसे कोई कहेगा तुलसी का पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन। इन बातों को छोड़ दिए, हमको इनसे एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है भाई। राम राम भाई। अभी तो कुछ एक तो अभी आया जो कह रहा है राम राम गुरुजी। अरे राम राम नहीं, अब तो क्लास ही समाप्त होने वाली है, ठीक है ना? ऐसा काम मत कीजिए। मेरी क्लास में पंक्चुअल स्टूडेंट बनिए। थोड़ा सा नेट की वजह से क्लास को इधर उधर हो गई, वरना टाइम पर ही क्लास लगेगी, ये ध्यान रख लेना। आपको कभी ये कहने पीपल वगैरह की बात छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लेना देना पीपल ईपल में। ये मैं 2 रुपए की बुक वाला नहीं हूं भाई, 2 रुपए की बुक के आंसर नहीं दूंगा। पीपल वगैरह छोड़ दो, एग्जाम में कोई लेना देना नहीं आपको। आपको पेड़ पौधों की बात करनी है डायरेक्ट, ठीक है ना? इस बातों को छोड़ दो। अगली बात सुनो। पढ़ना वो है जो आपको कंफ्यूज नहीं करे, वो मत करो जो आपको गलत करा दे, ठीक है ना? ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जो आर्मी डायरेक्ट बोल देता है, ठीक है? एक काम वो चाहिए जो कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होता है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। मैंने कहा जब हम श्वसन करते हैं तो अभी मैंने बोला कि हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है, और फेफड़ों में, आपके फेफड़ों में आता है ब्लड। अरे क्या आता है? ब्लड। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आता है, क्या आता है। अब बात को सुनना थोड़ा डिटेल से। ये जब ब्लड होता है, इस ब्लड में आकर ये ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है? फेफड़ों में आने के बाद इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनित ब्लड। ऑक्सीजनित, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है, क्लियर याद रखना, ऐसा ब्लड जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा है? ऑक्सीजन की। और इसी ब्लड को हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं, शुद्ध रुधिर। लेकिन याद रखना, ये शुद्ध अशुद्ध बहुत गलती कराएगा आपसे। अभी मैं आपको जितना बोल रहा हूं उतना सुनना। अगर मुझसे पूछा जाए तो आप कहोगे ये कैसा ब्लड मानोगे? इसको ऑक्सीजनित ब्लड मानोगे, या आप शुद्ध रुधिर कह सकते हो। लेकिन आपको क्या गलती नहीं करनी मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतना याद रखो कि जब फेफड़ों में ब्लड आता है तो ब्लड उस फेफड़ों के ब्लड से मिलने के बाद, उस ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ऑक्सीजनित ब्लड हो जाता है। और वो ऑक्सीजनित ब्लड इधर से होता हुआ, अभी इस नली का नाम ही नहीं बोल रहा मैं आपसे क्योंकि मैं कुछ अलग बताने वाला हूं, इसको कल पढ़ाऊंगा। अभी इतना याद रखो, फेफड़ों से रुधिर इधर होता हुआ किस में आता है? बाएं आलिंद में आता है। फिर रुधिर कहां आता है? बाएं निलय में आता है। फिर इन नलियों के द्वारा, नाम नहीं बोल रहा हूं चला के, कहां जाता है? शरीर, मतलब आपकी पूरी बॉडी में जाता है। नाम मत पढ़िए, जितनी बात कर रहा हूं उतना पढ़िए। मैंने कहा आप तो ये भी भूल जाइए ऑक्सीजनित भी ऑक्सीजनित। अभी तो इतना याद रख लीजिए तुम तो कि फेफड़ों से रुधिर कहां आएगा? बाएं आलिंद में, तीर का निशान दिख रहा होगा। बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से इधर से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। पूरी बॉडी के बाद फिर वो कहां आएगा? दोबारा दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से कहां आएगा? दाएं निलय में, और फिर दाएं निलय से इस रुधिर को इस फेफड़ों में दोबारा पहुंचा दिया जाता है। क्यों पहुंचता है, कैसे बेचता है, सब मैं डिटेल से कल भी करूंगा बात, और परसों भी करूंगा, हो सके तो आपसे डिटेल से बात करूंगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि आपके शरीर से, हृदय से रुधिर इस तरीके से आता है, फेफड़े, बाएं आलिंद, बाएं निलय, पूरे शरीर में, और फिर शरीर के द्वारा दाएं आलिंद, दाएं निलय, और दाएं निलय के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। क्लियर है? अब मुझे कुछ बताना था, आप भूल जाइए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं क्या नहीं। आप मुझे 2 शब्दों का पूछना है आपसे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक होता है एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र, और एक होता है जिसको बोलते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। एक होता है सिंगल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इंग्लिश वाले, और एक होता है डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तेरी बात को सुनना गौर करके। अगर मैं बात करूं, मैं उन्हीं बातों को जो एग्जाम में आने वाली है ये याद रख लेना, बात बिल्कुल सुनना, ठीक है ना? अरे आई लव यू भाई, लव यू तो अरे यार मारोगे क्या भाई? ऐसे मत करो, थोड़ा प्यार हो जाएगा, चक्कर पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है केवल, ठीक है ना? मुझसे प्यार नहीं करना है भाई। जहां प्यार, अब देखो एक बात सुनो, थोड़े से अगर मुझसे पूछा जाए ना, मैं अगर इस बात को आपकी डेट आने से कुछ दिन पहले पढ़ा रहा था 4 महीने, तो मैं इस आई लव यू पे भी कमेंट कर सकता था। लेकिन नहीं, हमारे पास 2 महीने हैं मेरे दोस्तों, हमारे पास बहुत टाइम है ऐसी वैसी बातें लिखने के लिए। अभी हमारे पास इतना सा टाइम है कि जो हमारे एग्जाम में सिलेक्शन कराए, तो केवल पढ़ने पर ध्यान दो अभी आप। मैंने कहा एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र और दोहरा रुधिर परिसंचरण, क्या मतलब है? सबसे पहले दोहरा। दोहरा का मतलब होता है कि रुधिर का हृदय से होकर कितनी बार गुजरना?
दो बार गुजरना। बात को समझना, क्या मतलब होता है दो बार का। मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था क्वेश्चन, नहीं मैंने पहले समझाया है। दोहरा या डबल सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब होता है कि रुधिर का हृदय से होकर कितनी बार गुजरना, दो बार। कैसे, देखो सुनो, फेफड़ों से रुधिर हृदय में आया, अब बायां और दायां भी छोड़ दो, फेफड़ों से कहां आया, हृदय में, हृदय से कहां गया, शरीर में, और शरीर से दोबारा कहां गया, हृदय में, और फिर गया आपके किसमें, दोबारा फेफड़ों में। बताओ हृदय से कितनी बार, दो बार। फिर सुन लो, फेफड़ों से कहां आया, हृदय में, हृदय से आपके कहां गया, शरीर में, फिर दोबारा कहां गया, हृदय में, और हृदय से दोबारा कहां गया, फेफड़ों में। ऑक्सीजनित वियोक्ष उसकी बाद में बात करूंगा, अभी मैं इतनी बात कर रहा हूं कि दोहरा रुधिर परिसंचरण का मतलब है कितनी बार गुजर रहा है, दो बार। दिख रहा है आपको। और एकल का मतलब होता है कि रुधिर का हृदय से होकर एक बार गुजरना। जैसे ये दो बार गुजर रहा है, वो कितनी बार गुजरना, एक बार। अब मुझे एग्जाम की बात करूं, नहीं पूछने वाला आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछेगा दोहरा, एकल या सिंगल या डबल का मतलब क्या होता है। अब एग्जाम की बात करूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र किस जंतु में पाया जाता है, ऑप्शन दे रहा हूं, मछली, मेढक, सर्प और मनुष्य। आंसर दीजिए मुझे, जल्दी बताइए, कमेंट करो जल्दी करो भाई। फ्री रहेगी या पेड होगी वो सब आपको बता दिया जाएगा, आप अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको सब कुछ बताया गया है, सब पता है आपको, लेकिन आपको बहुत जल्दी है भाई। अभी आंसर दीजिए मुझे, एकल रुधिर परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, बोलो जल्दी। मेंढक में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, या सर्प में पाया जाता है, आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, जल्दी कीजिए। एग्जाम में पूछा गया है मेरे हिसाब से, या तो रेलवे में पूछा गया है, या इस साल मेरे हिसाब से राजस्थान पुलिस में किसी एक एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, कंफर्म नहीं कह सकता। वैसे बहुत एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखना। हाँ, ज्यादातर लड़के, कुछ मेढक भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने ये बोला है मछली के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल राइट है भाई, मछली में ही पाया जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है मछली नहीं आकर ऑप्शन में पिसीज वर्ग भी आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको वर्ग लिखवाए थे भाई। अगर पिसीज आए तो पिसीज देना, और मछली आ जाए तो क्लियर रूप से मछली देना। तो एकल किसमें पाया जाता है, मछली में। लेकिन ज्यादातर जितने भी जंतु हैं उन सब के अंदर, जैसे मनुष्य, क्योंकि अभी मैंने आपको मनुष्य बताया है भाई कितनी बार गुजर रहा है, दो बार। मनुष्य नहीं, पक्षी में पूछे तो भी दोहरा, सर्प में पूछे तो भी दोहरा, मेढक में पूछे तो भी दोहरा। आप तो इनको ही याद रखोगे, कशेरुकी प्राणी यही ऑप्शन में मिलेंगे, मेरी बात को 100% याद रखना। आप तो याद रख लो भाई कि मनुष्य। अब ऐसा हो सकता है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसको पता है, लड़के को सबको पता है। मनुष्य में, मनुष्य ना देकर ऑप्शन में क्या दे दे, पक्षी, क्या दे दे, सर्प दे दे, या क्या दे सकता है आपको, मेढक दे सकता है। अरे क्या दे सकता है, मेढक। क्लियर है भाई बात। तो हमेशा याद रख लेना, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मेरी बात एक और सुनो, मैंने फिर बोल दिया, एक आपको कुछ नहीं रखना, कितनी बार क्या क्या। अभी तो मैंने इतना बोला है कि एकल किसमें है, मछली में, और दोहरा किसमें, मनुष्य में। अब मैं ये बता दूं एक बार का मतलब मछली में क्या होता है। देखो सुनो, क्यों बोला है एक बार, अब इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूं। अब जैसे क्या होता है, हमको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होता है। एग्जाम में क्या होता है, तुम वही चीजें पढ़ के जाते हो जो आपने बार बार पढ़ रखी हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन या मछली से आ जाएगा भाई, लेकिन थोड़ा चेंज करेगा वो, आपको थोड़ा सा तो बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। जो चीज आ चुकी है उसको बार बार क्यों पूछेगा। अब इसी चीज को कैसे पूछता है, देखो पहले मैंने अभी क्या बोला कि मछली में मछली के हृदय में रुधिर कितनी बार गुजरता है, एक बार। क्या मतलब है, देखो सुनो, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मछली का हृदय कितने कोष्ठी है, दो, एक आलिंद एट्रियम, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। अरे क्लियर है भाई बात। मछली के अंदर भी देखो यही तरीका होगा, नीचे क्या होगा, शरीर, ऊपर फेफड़े के गलफड़े। कुछ लोग तो अगर पूछता ना तो गलफड़ों की जगह फेफड़े भी बोलते, इन्हीं को गलफड़े बोल सकते हो या गिल से बोल सकते हो, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, मछली में क्या होगा, ये शरीर है, इस शरीर से रुधिर आएगा किसके अंदर, आलिंद के अंदर या एट्रियम के अंदर। इसके बाद कहां जाएगा, निलय के अंदर, और इस निलय या वेंट्रिकल से दोबारा कहां जाएगा, गलफड़ों के अंदर, और गलफड़ों के बाद वो सीधा रुधिर आपके कहां पहुंच जाएगा, शरीर में पहुंचेगा। अरे कहां पहुंचेगा, शरीर में। तो ये बात क्लियर रूप से याद रख लो इस बात को। मुझे बताओ, यहां से हृदय में गया, हृदय से गलफड़ों में गया, फिर सीधा कहां आ गया, शरीर में। इसलिए मैंने बोला था कितनी बार गुजरता है, एक बार। अरे कितनी बार, एक बार। अब मेरी बात को सुनो, अभी यहां रहना, अब मैं इस तरह आ जाओ आप एक बार, ठीक है ना। अब मैं क्या बात करने वाला हूं आपसे, इसमें अब क्या पूछेगा इस साल के लिए, थोड़ा सा घुमा देगा। कैसे, देखो सुनो, देखो
मनुष्य के अंदर हृदय 4 कोष्ठी होता है, और वो 4 कोष्ठी हृदय कैसे, देखो मैं एक बात बता दूं, आपकी क्लास का टाइमिंग भी बहुत बढ़ा दिया जाएगा, कौन सी बुक पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी वो भी बता दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। आपका मकसद यही रहेगा जितना से जल्दी हो सके आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाए। अभी मेरी बात को गौर करके सुनना, कमेंट पे मैं इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता, थोड़ा मेरा पढ़ाने का मकसद है जितना हो सके मैं पढ़ा दूं आपको, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, कभी भी हो सकती है। अब मेरी बात को सुनना, कैसे रुधिर प्रवाहित होता है फेफड़ों में। मैंने कहा जब हम श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन इस फेफड़ों में आकर ब्लड से मिलती है, तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं यहां पर, जिससे आपको ध्यान रहेगा, ये ब्लड ऑक्सीजनित हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको प्योर ब्लड भी बोल सकते हो, या इसको शुद्ध रुधिर बोल देते हो, क्योंकि इस ब्लड में श्वसन के कारण, ऑक्सीजन मिलने के कारण, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ब्लड में, वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनित। और वो फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर, अभी मैं नाम बोल रहा हूं, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, जिसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, इसके द्वारा आता है बायां आलिंद में। और भी समझाऊंगा कल डिटेल से इसको, अभी थोड़ा समझना, मैं कुछ बताने वाला हूं यहां एग्जाम के लिए। फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आता है, वही ऑक्सीजनित है, अभी शुद्ध रुधिर है। बाएं आलिंद से कहां आएगा, बाएं निलय, और बाएं निलय से वही ऑक्सीजनित रुधिर की बात कर रहा हूं, वो इस महाधमनी के द्वारा, जिसको एओर्टा बोलते हैं, उसके द्वारा आपकी पूरी शरीर में पहुंच जाता है। अब क्या होगा, आपका शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से या सेल से मिलकर बना है, क्योंकि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल से भैया, कोशिका है। अब क्या होगा, आपको क्लियर याद रखना, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका श्वसन करती है, आप सबको पता है, और जब प्रत्येक कोशिका श्वसन करेगी तो श्वसन होने के बाद, अभी मैंने आपको बताया कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2। अरे बोला था क्लियर रूप से आपको, कौन सी बाहर निकलती है, CO2। थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, मैं इसलिए टफ टॉपिक ले रहा हूं, सीधा ले सकता था भाई, मैं ऐसा पढ़ाना ही ऐसा चाहता हूं जिसमें दिमाग लगे आपको, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, शरीर की प्रत्येक कोशिका ने श्वसन किया तो क्या निकली, CO2, और वो CO2 आपके शरीर में दोबारा किस में मिल जाती है, ब्लड में। और जैसे ही ब्लड में मिलती है मेरे दोस्तों, तो इस शरीर में आने के बाद, ब्लड में मिलने के बाद, ये रुधिर होता है ना, ये बी ऑक्सीजनित होता है, और बी ऑक्सीजनित का मतलब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, या अगर मैं बात करूं ये इंप्योर ब्लड हो जाता है, या अशुद्ध रुधिर हो जाता है। और ये अशुद्ध रुधिर इस शरीर से, इस महाशिरा के द्वारा कहां आता है, दाएं आलिंद में, वही अशुद्ध है। फिर कहां आता है, दाएं निलय में, और दाएं निलय में इस फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, मैं आपको इन धमनियों सिराओं के बारे में बाद में बात करूंगा, अभी सुनना, वो कहां पहुंच जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों में पहुंचने के बाद आप सबको पता है, श्वसन में या रेस्पिरेशन में हम 2 काम करते हैं, एक बार हम वायु को अंदर लेते हैं और एक बार वायु को क्या निकालते हैं, बाहर। और जब वायु को बाहर छोड़ते हैं तो ये CO2 गैस इसमें से बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद दोबारा ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो ब्लड तो चक्कर लगाता रहेगा बार बार आपकी पूरी शरीर के अंदर, और आपको सबको पता होना चाहिए इस बात को। अब मेरी बात को मैं बताऊं, इतनी बात पढ़ने के बाद आपको इतना सा पता चलना चाहिए अभी आपको, क्योंकि इस बात के बारे में मैं कल बात करूंगा, आपको इतना तो पता चलेगा कि इधर वाला जो साइड है, जो बायां वाला भाग है, उसमें रुधिर कैसा है, ऑक्सीजनित, या मैं क्या कह सकता हूं, शुद्ध रुधिर। और इधर वाला भाग है, जो इधर वाला भाग है, उसमें कौन सा रुधिर है, बी ऑक्सीजनित या डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, यहां कुछ आपको समझ में आ रहा है, आपका शरीर था मछली के अंदर, इस शरीर के अंदर अगर मैं बात करूं, एग्जाम में आपसे पूछा जाए, आप तो मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, आप ही मुझे बताओ। हाँ, रिपीट करूं दोबारा, एक बार मेरी बात को सुनो, आपको चीजों को भूलो, मैं आपसे इतना कह रहा हूं, फेफड़ों में जाके रुधिर कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनित। वो ऑक्सीजनित रुधिर कहां जाएगा, बाएं आलिंद में, वही ऑक्सीजनित कहां आएगा, बाएं निलय में, फिर कहां चला गया, शरीर में, ठीक है। अभी मैं इसलिए इसको शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि कल का टॉपिक है, कल ये पूरे 1 घंटे तक यही चलते। वाल्व देखो, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आप सीधे वाल्व पे आ गए, तुमको पढ़ना ही वाल्व या क्या है, मेरे तुम अभी 3-4 वाल्व, 2-3 वाल्व पढ़े होंगे, मैं डिटेल से सबके बारे में बात करूंगा, और क्या एग्जाम में आया, जब आप नहीं बताओगे मुझे पता है, और मैं पूछूंगा भी आपसे कौन कौन से वाल्व आपको पता है, ठीक है ना। अभी आप इतना पढ़िए जितना मैं बोल रहा हूं आपसे। देखो सुनो, फेफड़ों में ऑक्सीजनित हुआ, ये शरीर में आ गया, उसके बाद शरीर में पहुंचने के बाद वो विऑक्सीजनित हो गया, और इधर होता हुआ कहां पहुंच गया, फेफड़ों में। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसके हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर नहीं होता है, क्लियर आंसर दो, बताओ मुझे, आंसर पूछ रहा हूं मैं, ऐसा कौन सा जंतु है जिसके हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर नहीं बहता है, बताओ बताओ, आंसर दो, जल्दी करो बस।
अब देखो पूछने का तरीका चेंज कर दिया उसने। वो आप सोचना चाह रहा है कि इसने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि नहीं किया है। एग्जाम में पूछा है ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर नहीं बहता है, नहीं बहता है। एक दूसरे दूसरे पे कमेंट मत कीजिए, आप जितना बोलिए ऐसा कौन सा जंतु है। लिख रहे हैं लोग फिश 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 फिश। हाँ देखो यही दिमाग वाली बात। कुछ कॉकरोच पे आगे भी तो आएंगे, क्योंकि कुछ कॉकरोच पे आ जाएंगे, उनके आने का क्या है भाई, कुछ भी कहीं भी लिख सकता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अमीबा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये अमीबा सुन लिया होगा कहीं से, ठीक है ना। क्या हम ये तो उठाते ही ऐसी चीजें कि कहीं कहीं से कोई अमीबा आ जाए, कॉकरोच आ जाए, फिश फिश, ठीक है। देखो अब जो लोगों को दिमाग, मैं आपको पढ़ाता या नहीं पढ़ाता, मैं इतना पढ़ा के भी छोड़ देता ना, एग्जाम का मतलब ये भी होता है भाई। एग्जाम का मतलब ये नहीं होता आप में और सिलेक्शन वालों में इतना सा ही अंतर होता है। आप वो हो जो टीचर ने लिखा दिया उसको याद है, उसके अलावा अगर तूने क्वेश्चन कुछ अलग पूछा एग्जामिनर में, तुम पूरी तरीके से घूम जाते हो। और जो समझ के लिखता है वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी देता है ना भाई। टीचर है, टीचर को ये नहीं पता कि एग्जाम में वो किस तरीके से पूछेगा। टीचर आपको वहां लाके छोड़ता है। देखो एक बात समझ, टीचर का काम ये नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन कराना, ये गलत बात होती है। टीचर का काम है आपको एग्जाम तक तैयार करना, सिलेक्शन तुमको करना है। एक क्रिकेट मैच का एक कोच होता है ना, वो खिलाड़ी को तैयार करता है, खेलना खुद को पड़ता है भाई। उसका काम नहीं है आपके साथ खेलेगा थोड़ी। अब कितना दिमाग लगाते हो। अब मेरी बात को सुनो, यहां क्या हुआ, जिन लोगों ने इतना पढ़ा होगा, थोड़ा देखा होगा, उसको एकदम में दिमाग लगा। देखो आपके शरीर में जाके रुधिर कैसा हो गया, बीऑक्सीजनित हो गया, अशुद्ध हो गया। वो बीऑक्सीजनित रुधिर कहां गया, हृदय में। हृदय से कहां आया, निलय। निलय से कहां गया, गलफड़ों में। क्लियर। गलफड़ों में जाने के बाद इसी तरीके से ये कैसा हो जाएगा, शुद्ध या ऑक्सीजनित होगा एक तरह से। और वो ऑक्सीजनित रुधिर क्या हृदय में गया है कि दोबारा नहीं, सीधा कहां आ गया, शरीर में। तो क्लियर बात है ना भाई कि मछली का जो हृदय है उसमें केवल बीऑक्सीजनित रुधिर होता है, ऑक्सीजनित होता नहीं है। कैसा भी पूछा जाए तो क्लियर याद रख लेना आपको हमेशा। अब देखो क्या समझा है भूल जाओ, क्या किया है भूल जाओ। आप तो डायरेक्ट दो बातें याद रखो, एकल रुधिर परिसंचरण किसमें पाया जाता है, मछली में। और अगर आपसे पूछा जाए, आप क्लियर रूप से याद रख लेना कि कौन सा जंतु है जिसके हृदय में केवल बीऑक्सीजनित रुधिर बहता है, तो आप बोलोगे मछली। या ऐसे भी पूछ ले कौन सा जंतु है जिसके हृदय में ऑक्सीजनित रुधिर नहीं बहता, अरे उल्टा सीधा कैसे भी कर सकता है, तो अभी आप क्या बोलोगे, मछली। क्लियर है भाई बात। तो ये मैंने आपको कुछ बातें आज बताई है, कितने चैम्बर होते हैं, क्या होते हैं। अभी भी मैंने तो ये तो कुछ बोला ही नहीं है आपसे कि किस तरीके से रुधिर आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। और ये डायग्राम, वॉल्व क्या होते हैं, कौन सा कोष्ठ सबसे बड़ा होता है, हृदय कितनी बार आप तो वो धड़कता है, वो सब चीजों के बारे में मैं डिटेल से आपके बारे में बात करूंगा, इन सब चीजों के बारे में। होते क्या आज के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखो। इस डायग्राम को एक काम कर लो आप, मेरी इच्छा से आपको, मुझे इच्छा ये है, हाँ सर ने डायग्राम ला दिया बोर्ड पे। ये डायग्राम आपको एक दिख रहा है बोर्ड पर, आप इसको बना लीजिए कृपया करके। मैंने अब तक कुछ भी आपसे नहीं कहा कि आप, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। देखो एक बात समझ लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं कल इसके बाद जैसा पढ़ा, आप ये मत सोचिए क्या हो रहा है, आपको मैंने जितना बोला है वो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एक बात बता के आपको छोड़ूंगा, क्योंकि कल मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। ये डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा, हाँ नहीं नहीं यही पहले नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल से अभी थोड़ा समझाऊंगा इस डायग्राम को। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, जल्दी कीजिए जल्दी, क्योंकि कल मुझे सुविधा होगी, ठीक है ना। सबने ले लिया होगा मैं सोच रहा हूं आपको। अब मेरी बात को सुनो, देखो अब आप इतना सा याद रखना, फेफड़ों में जाके रुधिर कैसा हुआ, ऑक्सीजनित। फेफड़ों से एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना इस साल का। और ये लड़के बहुत गलती करते हैं, वो गलती करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा क्यों हो जाती है, मैं आपको तरीका बता दूंगा याद करने। आप अभी इतना याद रखोगे, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर किसके द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहां आता है, बाएं आलिंद में। इस बाएं आलिंद से रुधिर कहां आता है, बाएं निलय में। और बाएं निलय में किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा ये रुधिर ऑक्सीजनित कहां पहुंच जाता है, शरीर में पहुंच जाता है। शरीर में जाने के बाद मैंने आपसे पहले ही कह दिया कैसा हो जाता है, बीऑक्सीजनित या डीऑक्सीजनित। और डीऑक्सीजनित रुधिर या अशुद्ध रुधिर शरीर से इस महाशिरा के द्वारा कहां आता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से दाएं निलय में, और दाएं निलय से इस फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां पहुंचा दिया जाता है, फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से चक्कर लगाता रहता है। अगर मैं बात करूं तो ये बात याद रखो। अब देखो एग्जाम में इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में 5 तरीके के क्वेश्चन इसी डायग्राम से बनते हैं, ठीक है ना। भीम जी उस डायग्राम को लाना दोबारा, ठीक है।
इस तरीके से अब मैं डायग्राम दूसरा लिख दिया आपको, देख लो उसको आप क्लियर तरीके से। यहां 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी में पूछा गया है। और मेरी बात को गौर करके सुन लेना, इस साल ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एसएससी हो, निश्चित पूछा जाएगा। और बहुत बार लड़का गलती भी करता है क्योंकि सिरा और धमनियों में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनो, 5 किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, देखो सुनो। एग्जाम में पूछने का तरीका ऐसे होता है भाई, एग्जाम में पूछेगा कि फेफड़ों से रुधिर बाएं आलिंद में किसके द्वारा आता है। फेफड़ों से रुधिर बाएं आलिंद में, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहे हो, डायग्राम में दिख रहा है वो याद रखो, केवल दिख रहा है आपको। फेफड़ों से रुधिर बाएं आलिंद में किसके द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा। किसके द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बाएं निलय से, इस तरीके से ही पूछा जाएगा, मैं ये भी बता दूंगा क्या पूछा गया था एग्जाम में, बाएं निलय से रुधिर, ठीक है। इस डायग्राम को हटाना एक बार। बाएं निलय से रुधिर अगर पूछा जाए शरीर में किसके द्वारा आता है, तो आपको दिख रहा है आंसर में किसके द्वारा आता है, महाधमनी, ठीक है। अगर पूछे शरीर से रुधिर दाएं आलिंद में किसके द्वारा आता है, तो आप बोलोगे महाशिरा के द्वारा। अरे किसके द्वारा, महाशिरा। और कभी पूछा जाए कि दाएं निलय से, इसकी बात कर रहा हूं मैं, फिर बता रहा हूं, निलय, दाएं निलय से रुधिर फेफड़ों में किसके द्वारा पूछा जाता है, तो आप बोलोगे फुफ्फुसीय धमनी के। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था ये, कि दाएं निलय से रुधिर फेफड़ों में किसके द्वारा जाता है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। अब कुछ लोग समझेंगे सर इसका तो हम आसानी से आंसर दे देते हैं, लेकिन कभी बात याद रखना ना, कुछ चीजें लगती सीधी है लेकिन आंसर नहीं दे पाते हैं, उसका रीजन होता है। इसका आंसर एग्जाम में आप तब अच्छी तरीके से दे दोगे जब आपके दिमाग में डायग्राम रहेगा। और एग्जाम में भी आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपसे बोला कोई डायग्राम समझाऊंगा तो इसका मतलब थोड़ी है ये कल तक आपको डायग्राम, कल भी यही चलता रहेगा तो आपको निश्चित याद रहेगा। और जिनको याद नहीं रहे तो इसका मतलब उनमें थोड़ा सा कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये बात याद रख लो। देखो सुनो, एग्जाम में आपका यही काम रहेगा, ये लो, ये 4 कोष्ठीय हृदय, ये शरीर हो गया, हमारी बॉडी हो गई, और ये फेफड़े हो गए, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरा लिखने की, एग्जाम का यही तरीका होता है, क्योंकि राइट आंसर है। हमको तो यही सोचना है, अरे यार क्या पूछ रहा है, कुछ भी पूछता आप तो समझ लो। यहां से यहां आया किसके द्वारा, फुफ्फुसीय सिरा। और डायग्राम को देख लो, यहां से यहां किसके द्वारा आया, महाधमनी। यहां से किसके द्वारा गया, महाशिरा। और यहां से किसके द्वारा गया, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। अब सुनो, अभी तो सुनो भाई, अभी तो आपको यही दिक्कत हो रही होगी, ये सिरा और धमनी कंफ्यूज होगी। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डायग्राम को याद रखो, आप थोड़ा सोचना, पेशेंस रखना। देखो सुनो, एक याद कर लो आप, कोई भी एक तो याद कर सकते हो ना, एक सुविधा से बता रहा हूं आपको, एक याद कर लो। ये शरीर दिख रहा है क्या, और इस शरीर में जो सह है, और इधर इस सिरा में भी सह है क्या, देखो एक बार, दोनों से एक जैसे हैं आपको, दिख रहे हैं आपको, ये शरीर का और ये सिरा का सह एक जैसा दिख रहा होगा आपको। इस सिरा का जो से है, तो इसका मतलब आप तो एक याद रख लो कि शरीर से जो रुधिर जाता है वो सिरा के द्वारा जाता है। किसके द्वारा, सिरा। क्लियर, ये याद रख लिया, आपका काम चल गया। कैसे, देखो, इधर सिरा है तो इधर क्या है, धमनी। इधर सिरा है तो ऊपर क्या है, धमनी। और इधर धमनी है तो उधर क्या है, सिरा। अरे सोचो सोचो सोचो, मेरी बात को फिर सुनना, मेरी बात क्या करना है आपको, मैंने क्या बोला, इधर सिरा है तो ऊपर क्या है, धमनी। इधर धमनी है तो इधर क्या है, सिरा। इधर सिरा है तो नीचे क्या है, धमनी। उल्टा करना है, एक याद कर लो। अब सोचोगे महा, तो यार इतना तो कॉमन सेंस इतना तो लगाओ भाई कि नीचे वालियों में क्या लग रहा है, महा, और जो फेफड़ों में जा रही है या फेफड़ों से निकल रही है उनमें क्या लग रहा है, फुफ्फुसीय या फुफ्फुसीय। क्लियर है, तो ऊपर फुफ्फुसीय, नीचे क्या है, महा। ये पल्मोनरी है और ये भी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और वो वेन। तो मुझे बताओ क्या दिक्कत थी। अब अगर आपको याद रह जाए, अब एग्जाम में पूछता आपसे, देखो सुनो, कि फेफड़ों से रुधिर, मेरी बात जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे, कि फेफड़ों से रुधिर इसमें किसमें, बाएं आलिंद में। अब ये तो याद ही रखना, ऊपर आलिंद है, नीचे क्या है, निलय। नहीं होगा याद तो कल तक हो जाएगा, मैं कल तक यही करता रहूंगा, कैसे याद नहीं होगा मैं भी देखता हूं आपको। इधर बायां होगा, इधर क्या होगा, दायां। तुमसे पूछे फेफड़ों से रुधिर बाएं आलिंद में किसके द्वारा होता है, उस डायग्राम को मत देखिए, तुम तो सोचो भूल गए हम तो एग्जाम में, अरे यार सर ने बताया था। या एग्जाम में दो ही दिक्कत आती है, कभी कभी दिमाग में घंटियां बजती हैं। कैसे, अरे यार सिरा था कि धमनी था, धमनी था या सिरा। तो अब क्या करोगे आप, बस देखो सुनो, शरीर है, आपने क्या किया, शरीर, इसका मतलब सिरा। इधर क्या है, सिरा। इधर सिरा तो इधर क्या होगी, धमनी। इधर धमनी तो इधर क्या होगी, सिरा। और इधर सिरा तो नीचे क्या होगी, धमनी। भाई कोई दिक्कत है क्या, बताओ।
इधर सिरा तो ऊपर क्या धमनी, इधर धमनी तो इधर क्या सिरा, इधर सिरा तो इधर क्या धमनी। अब तो दिमाग रखी लो यार कि नीचे वाली में क्या लग रहा है, महा महा लग रहा है, और ऊपर वाली में क्या लग रहा है, फुफ्फुसिये फुफ्फुसिये लग रहा है। तो बताओ, मैंने पूछा तुमसे कि फेफड़ों से रुधिर इस बाएं आलिंद में किसके द्वारा आता है, तो फुफ्फुसिये सिरा। और इससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता। आपको कुछ टफ लगे तो टफ ही होता है। या तो एक काम कीजिए, 10 क्वेश्चन करके 20 में से 10 क्वेश्चन करके एग्जाम में खुश हो जाइए, उनमें से 2-3 गलत कर दीजिए। या एक बात याद रख लेना, एक काम ये कर लेना कि आप इतना याद करो कि मेहनत करो। ये मत करो भाई 2 साल से एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, ये सोचो एग्जाम लगने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वालों को क्या जवाब देंगे। अब तक तो यहां निकल गया। ये मत कहना कि सर ये नहीं पढ़ा, अब की बार कम पढ़ा, ज्यादा आ गया, कम ज्यादा कुछ नहीं, आप खुद लापरवाही कर रहे हो। आप तो ये करो कि इतना पढ़ ले कि अब की बार लेकिन किंतु भाई 2-2 साल का टाइम मिल गया, और क्या तुम जान लोगे क्या? इसके बाद भी अब वो है कि तुम संतुष्टि हो रहे हो अपनी पढ़ाई से। एग्जाम में अगर बात करूं सच में, तो कल मैंने आपसे पहले ही कहा था, आज लिख रहे हैं लोग सर मजा आ गया, मजा तो आएगा ही भाई, लेकिन आपको थोड़ी क्या है, जल्दीबाजी है कुछ लोगों को। क्यों? कि उनको ऐसा लगता है कि एक दिन में सर ऐसा कर दे कोई हमारे पास। क्योंकि ये मैं बहुत बार क्लास में बोलता हूं, कुछ लोगों को तो पता भी होगा कि भभूति थोड़ी है मेरे पास कि तुमको फेंक दूं ऑनलाइन से और सुबह तक तो तुमको याद हो जाए। नहीं, दिमाग आपको लगाना है, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, डरा नहीं रहा, डरना चाहिए भाई। डरोगे नहीं तो पढ़ोगे नहीं, और बिना डर के कोई पढ़ता भी नहीं है भाई, याद रखना। जब रात में पढ़ सोते हैं तो रात में डर लगेगा कि एग्जाम देनी है तो मजा आएगा, और अगर डर ही नहीं रहेगा तो आपको क्या मतलब है। डर का 2 तरह के डर होता है। आदमी को खुश रहना चाहिए, ये बात सबको पता है, लेकिन आदमी को अपने क्या मुझे करना है 2 महीने अच्छी तरह पढ़ रही है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके लोगों को पता चले कि सर अच्छा पढ़ाते हैं नहीं, जितना हो सके। और कुछ लोगों की अभी और भी कंफ्यूजन होगा, तो अभी तो टॉपिक पूरा ही नहीं हुआ। टॉपिक पूरा होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमने इस टॉपिक में क्या, अभी तो कुछ क्या ऐसी चीजें, अभी तो वॉल्व है, बहुत सी चीज है जिनके बारे में अभी तो मैंने ये बताया ही, चालू ही नहीं किया कि किस तरीके से रुधिर प्रवाहित होता है। तो अभी तो आप इतना है, जितना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ये बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि इससे आप कहोगे सर रोजाना कहने का मतलब नहीं है, आपको भी पता है हर आदमी को उससे एनर्जी मिलती है। आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। आपको अगर मैं बात करूं तो हमेशा शाम को देखो, मैंने आपको बता दूं, फर्स्ट दिन भी मैंने आपसे बोला था, कुछ लोग बोल देंगे सर ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन की वजह से आए हो। नहीं भाई, मैं तो आपको हकीकत बता दूं, दिल से मुझे ऑनलाइन पढ़ाने की इच्छा नहीं थी, और अगर पढ़ाना ही होता तो 4 महीने पहले ही चालू कर देता, कोई दिक्कत नहीं, इस समय करने का विचार भी नहीं था। वो तो आपकी डेट आ गई इसलिए पढ़ाना चालू कर दिया, ये बात समझ लो। और जब आपको पढ़ाना चालू किया, आपके सिलेक्शन के लिए किया है, तो अगर आपकी जल्दी डेट आ जाएगी तो 2 घंटे भी पढ़ाऊंगा और 3 घंटे भी पढ़ा दूंगा, ये बात याद रखो। शाम को भी पढ़ा दूंगा जब तक हो सकेगा, क्योंकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक